हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं एजुकेट यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक में संकरण के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इस पर हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए थे हाइब्रिडाइजेशन पे। सबसे पहले हमने संकरण के बारे में समझा था, क्या है, कहाँ होता है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। उसके बाद हमने SP2 और SP3, ठीक है। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखे हैं उनको देख करके आए, तब इस लेक्चर पे आए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 3 और हमारे जो संकरण बचे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से। संकरण और भी बहुत होते हैं, लेकिन जैसा जैसा हमारा लेवल होगा उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। इसमें जो भी कंडीशन आएंगी उन सारों को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम 3 संकरणों के बारे में बात करेंगे। एक तो SP3D, एक SP3D2 या D2SP3, और एक हम बात करेंगे SP3D3 या D3SP3, ठीक है। 3 संकरणों के बारे में बात करने वाले हैं। कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें फैक्ट हैं, क्या क्या सीखने वाली बातें हैं, वो सारी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंत तक बने रहिए। चलिए, हमारा ये 4th नंबर का संकरण है SP3D, हाइब्रिडाइजेशन SP3D संकरण। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मैं बोर्ड पे सारी डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा। आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब सेंट्रल एटम का एक s कक्षक, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d कक्षक जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, SP3D संकरण बोलते हैं। जब सेंट्रल एटम का, केंद्रीय परमाणु का एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक एवं एक d कक्षक संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उस संकरण को हम क्या बोलते हैं, SP3D संकरण बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, S प्लस 3 क्या कर रहे हैं, p ऑर्बिटल, ठीक है, और एक क्या कर रहा है, d ऑर्बिटल। डी भी कभी कभार जब आप पेपर देखेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा उनके उठा करके, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप जो आगे लेक्चरशिप के एग्जाम होते हैं, ऊपर वाली एग्जाम होती है टीचरों की, वहां पे क्वेश्चन आता है कि SP3D में जो ये D है, ये कौन सा D है, D कौन सा ऑर्बिटल है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये D कौन सा होता है, DZ²। फर्स्ट ईयर में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो d ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर DZ² होता है। इसका मतलब सेंट्रल एटम का एक तो p करेगा, एक तो s, 3 p और ये d। टोटल अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटलों की बात करें कि कितने संकृत कक्षक बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 5। एक s, 3 p और एक d, तो 5 बनेंगे। तो 5 क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है मैं बता चुका, लेक्चर को रिवाइंड करके वापस आप लिख सकते हैं नोट्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो, ज्यामिति क्या होगी SP3D संकरण की। तो SP3D संकरण की ज्यामिति होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट में अपन इसको क्या कह देते हैं, TBP। ये भी बेसिक सारी इसके बारे में बातें जो हम लिख रहे हैं, फिर आगे चल के और भी बात करेंगे क्या क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, TBP। अगर हम TBP से बनाना चाहें तो बना के दिखा देते हैं। ट्राइगोनल का मतलब ट्राइगोनल बना दिया, यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम होगा, एक बॉन्ड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। ये पता है कैसे, ये ऐसे है कि ये ट्राइगोनल है, ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे है, तो 5 लग गए, 5 ही कक्षक बनेंगे, 5 ही इसके साथ जो जुड़ने वाले समूह वो 5 ही जुड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए इसमें बॉन्ड एंगल कितने कितने के होंगे, तो हमको पता है ट्राइगोनल में जो बॉन्ड एंगल होता है, इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड एंगल होंगे। कैसे कि ट्राइगोनल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो कितने डिग्री का होता है, 120 का, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा हूँ, ये तो ट्राइगोनल है, एक बॉन्ड ऊपर, तो ये जो बॉन्ड है इससे कैसा है, 90 डिग्री पे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जैसे ट्राइगोनल है, दिस ऊपर जो बॉन्ड है, तो जो ट्राइगोनल वाले जो बॉन्ड हैं, जो त्रिकोण वाले जो बॉन्ड है, उससे जो ये ऊपर वाला बॉन्ड है, नीचे वाला बॉन्ड है, वो कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। तो इसमें 90 डिग्री के भी एंगल होते हैं। ट्राइगोनल के जो ये ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड, तो इसमें आपस में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। तो कौन से एंगल भी हो सकता है इसमें, 180, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड एंगल कौन कौन से होते हैं, 120, 90 डिग्री,
180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें टोटल बॉन्ड एंगलों की संख्या कितनी होगी। तो आप वैसे भी बता सकते हैं कि देखो कितने तो 120 के होंगे 3, 90 के कितने होंगे, 90 के होंगे 6। क्यों? क्योंकि देखो एक बॉन्ड से ये 90, ये 90, ये 90, तो नीचे वाले से भी तो होगा 90, होगा कि नहीं होगा। और जो ये वाले हैं आपस में ये कितने का होंगे, 180 के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये 180 के होंगे। ठीक है, कहाँ थे हम, देखो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, ये सेंट्रल एटम है, दिस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों है, क्योंकि देखो ये तो ट्राइगोनल है ऐसे, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, तो एक पिरामिड तो ऐसे बन सकता है और एक पिरामिड ऐसे। कैसे अगर इसमें दर्शाना चाहें हम लोग सब, एक पिरामिड तो बन जाएगा ऐसे और एक पिरामिड बन जाएगा ऐसे, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एक्चुअल में ये क्या है, बार बार बोल रहा हूं, ये ट्राइगोनल है, एक बॉन्ड ऊपर है एक बॉन्ड नीचे और 3 बॉन्ड किसमें, ट्राइगोनल में। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। बॉन्ड एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, 120, 90, 180। एक आपको चीज सिखाता हूं मैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने, टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। केवल इसको सुन लो और उसके बाद फिर में इसको मत लिखना भले ही, लेकिन सीखने के लिए बहुत ही बेहतर चीज है। एक मैथ में हम कम्यूटेशन पढ़ते हैं, कम्यूट कैसे लिखते हैं उसको, NC2। यहां n क्या है, n यहां पर है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर आपको नहीं समझना क्या है, बस स्टेरिक नंबर का मतलब यहां पर क्या है कि कितने संकृत कक्षक बन रहे हैं, टोटल कितना नंबर आएगा, तो 5 आएगा, क्योंकि 5 ही डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं ना, एक s 3 p और एक डी, टोटल कितना ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, 5। तो स्टेरिक नंबर का मतलब यहाँ पे एक जो संकरण है उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो 5। तो यहाँ अगर हम sp3d के लिए बात करेंगे तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे। इसको लिखने का तरीका होता है n फैक्टोरियल, एक टर्म होती है फैक्टोरियल, अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये इसको लिखने का तरीका होता है कम्यूटेशन का। ये नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं हम, जैसे हम बता रहे थे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने आएंगे, 10 आएंगे, तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट बता देगा कि 10 ही आएंगे। अगर आप निकाल नहीं सके तो आपको बताना हो तो आप कैसे बताएं। n यहां पर क्या है, स्टेरिक नंबर, sp3d के लिए n का मान कितना आएगा, 5। मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेरिक नंबर का मतलब क्या है, कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने कर रहे हैं, 5। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो संख्या जिसके साथ फैक्टोरियल लग रहा है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल जिसके साथ ये लग रहा है उसको 1 तक लिखते जाइए, उसको 1 तक लिखते जाइए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और क्या फैक्टोरियल। अगर 2 के आगे 1 लिखते तो 1 के साथ फैक्टोरियल लगा देते तो 2 फैक्टोरियल। हमने 2 इसलिए रखा कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूले में ही है 2, तो ये तो फॉर्मूले में ही। उसके बाद n-2, तो n कितना है यहाँ पर 5, n-2, n-2 का मतलब कितना घट जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा 3। तो आप क्या करोगे, 3 × 2, 3 फैक्टोरियल आएगा तो उसको 1 तक लिखते जाओ, 2 फैक्टोरियल और 1। 2 को अगर आगे तक 1 तक लिखना है, जैसे 2 फैक्टोरियल लगाया, 2 इसलिए लगाया, अगर 1 लिखते तो फिर नहीं लगाते, क्योंकि 1 तक लिखना है, लेकिन 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगी यहाँ पे, इसीलिए लगाया। 3 से 3 कट जाएगी, 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, कितना आ जाएगा, 5 दूनी के 10। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने आए, 10। वही तो मैं कह रहा था 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल हैं, 3। 180 डिग्री का कितना है, 1। और 90 डिग्री के कितने हैं, 6। 90 डिग्री के ये कि ये जो ट्राइगोनल वाले बॉन्ड है, ये ऊपर जो बॉन्ड लग रहा है उससे 3 है ये, इससे 90 डिग्री पे, तो नीचे वाले से भी 3 होंगे, तो टोटल कितने आएंगे, 6। तो 6 और 3 9 और 1 10। तो बॉन्ड एंगल कितने आए, 10। तो इस फॉर्मूले से भी कितने आए, 10 आए। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आपको फेयर में नहीं लिखना, केवल समझने के लिए था ये। ठीक है, चलिए और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको। ये निकालने का तरीका था, फेयर में तो आपको यही लिखना है जो ये रहा, ये तो मैंने आपको बस बताया था। ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है, इसको वापस बनाता हूं। पूरा sp3d अच्छे से समझेंगे हम, क्योंकि आपको भी पता है बुक्सों में सब जगह लिखा हुआ है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ही तो आप अजय अकेडमी पे आए हैं, तो कॉन्सेप्ट सीखिए और मजे लो और सर को सपोर्ट करो और चैनल को सपोर्ट करो, नहीं तो पिट जाओगे। समझ गए कि नहीं। देखो टीवीपी में एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। ये सेंट्रल एटम होगा, यहां एक यहां जोड़ेगा, एक यहां और एक इधर और एक इधर। ये वाले बॉन्ड आप देख रहे होंगे मैं लंबे बना रहा हूं, जो ऊपर और नीचे, और जो ट्राइगोनल वाले बॉन्ड है उनको मैं छोटा बना रहा हूं। जो ये वाले बॉन्ड होते हैं इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। इनको क्या बोला जाता है, एक्सियल बॉन्ड।
और जो ये 3 बॉन्ड होते हैं, एक्सियल का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, एक्सियल, इनको बोला जाता है, जो ये 3 ट्राइगोनल में जो बॉन्ड है इनको बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लंबे साइज के होते हैं, और ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड कितने होते हैं? 2, और इक्विटोरियल कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, देखो क्या। अगर हम sp3d आपके याद रखेंगे, आपको याद रखने वाली क्या बात है कि इसमें 2 तरीके के बॉन्ड हैं। 2 बॉन्ड तो एक्सियल होते हैं जो ऐसे हैं, वर्टिकल जिनको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो ये हैं ये क्या है? इक्विटोरियल, या इनको बोलते हैं भूमध्य रेखीय बॉन्ड, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं ये 3 बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ऐसा होता क्यों है ये समझने वाली बात है। अगर हम sp3d संकरण को देखें तो एक्चुअल में sp3d जो संकरण है ना, वो sp2 प्लस pd कक्षकों या संकरण का क्या है? योग है। अगर sp2 में आप pd को जोड़ देंगे तो sp3d आएगा, और sp2 और एक p तो sp3 और एक d तो क्या हो गया? sp3d हो गया। तो एक्चुअल में जो sp3d संकरण है वो sp2 प्लस pd का योग है। sp2 संकरण की ज्यामिति हम पढ़ चुके हैं, कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप जब टीबीपी में देखेंगे तो ट्राइगोनल शेप आ रही है क्या? यस। ये वाली जो शेप है ना, ये वाली, ये ट्राइगोनल प्लेनरी तो है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजीय समतल है कि नहीं है। और पीडी इसको कैसी शेप प्रदान करता है? लीनियर। तो अगर आप देखेंगे कि ये वाले जो बॉन्ड हैं, क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत अंदर की बातें हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर की। ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये 3 बॉन्ड, ये कौन सी शेप है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में कौन सा संकरण होता है? sp2, क्योंकि ये sp2 और pd का संयोग है। जबकि ये वाले जो दोनों लॉन्ग बॉन्ड हैं, इन दोनों में केवल कौन से कैरेक्टर हैं? p और d कैरेक्टर हैं। sp2 प्लस pd इज इक्वल टू क्या बना? sp3d, क्योंकि sp2 में जब pd जोड़ेंगे तो एक p और एक p2, p3 और d। तो sp2 की वजह से तो ट्राइगोनल प्लेनर आया, और जो ये दोनों बॉन्ड हैं ये किस कैरेक्टर की वजह से? pd कैरेक्टर। इसमें s कैरेक्टर नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जहां s कैरेक्टर होते हैं, नहीं पता तो याद रखना, s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू en। जहां s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वहां बॉन्ड छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जहां s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वहां विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? सेंट्रल एटम आकर्षित कर लेता है। तो क्या होता है? जहां s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वहां बॉन्ड कैसे होते हैं? छोटे। तो जो ट्राइगोनल शेप है ये वाली, इस बॉन्ड में s कैरेक्टर है क्या? है ना sp2 में 33%, और ये कितने? 66%। जबकि ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये किसके वजह से आए हैं? pd। इनमें कोई s कैरेक्टर है क्या? नहीं है। केवल कौन से कैरेक्टर हैं? p और d। तो जहां s कैरेक्टर नहीं होंगे वो बॉन्ड कैसे होंगे? लंबे। और जहां s कक्षक के लक्षण होंगे वो बॉन्ड कैसे होंगे? छोटे। तो यही कारण है कि sp3d में जो tbp शेप है, sp3d में जो tbp शेप है उसमें जो ये वाले बॉन्ड हैं इनकी साइज कैसी होती है? छोटी, ड्यू टू s कैरेक्टर, क्योंकि एक्चुअल में ये sp2 संकरण की ज्यामिति है, क्योंकि sp3d किससे बना है? sp2 प्लस pd से। जबकि इनमें कोई s कैरेक्टर नहीं है, केवल कौन से कैरेक्टर है? p और d कैरेक्टर है। इसीलिए इनमें s कैरेक्टर नहीं, इसीलिए बॉन्ड कैसे होते हैं? लंबे। क्योंकि जहां s कैरेक्टर होंगे वहां बॉन्ड कैसे होंगे? छोटे होंगे। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? ठीक है। तो एक बहुत ही समझने वाली बात थी कि जो sp3d है वो एक्चुअल में sp2 प्लस pd का संयोग है। तो sp2 की वजह से तो tp ज्यामिति आती है त्रिकोणीय, और pd की वजह से ये बॉन्ड जुड़ जाते हैं, इसीलिए त्रिभुजीय या त्रिकोणीय द्विपिरामिड इसका नाम है। एक्चुअल में त्रिकोण किसकी वजह से आया यहाँ पर? sp2 की वजह से, और pd की वजह से ये दोनों एक्सियल बॉन्ड आए। इसलिए एक्सियल बॉन्ड अक्षीय बंध कैसे होते हैं? लंबे। जबकि जो ये इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय बंध हैं जो ट्राइगोनल की वजह से वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, इसको बनाएं, फिर अपन एग्जाम्पल बात करते हैं एक एक करके। चलिए, ये नहीं बनाना आपको, उसमें बनाओ के उसको बना लो कि वो बॉन्ड छोटे होते हैं, वो बॉन्ड लंबे होते हैं। ठीक है, फिर अपन एक एक करके एग्जाम्पल करेंगे। बना लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फिर आप इसको बना लो, फिर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। बनाओ इसको एक बार। ठीक है, चलो अपन अब बात करते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं और क्या क्या हो सकता है। चलिए, ठीक है, आया मजा? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो बढ़िया बढ़िया प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं और आपको यहां भी लिखने हैं। सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या क्या बन सकती है sp3d में, वो बात जानने होगी,
क्योंकि मुझे पता है कि ज्योमेट्री हमेशा संकरण के अनुसार होती है, तो जिनमें भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा उनकी ज्यामिति कैसी होगी, TBP। लेकिन शेप कभी भी ज्योमेट्री की समान नहीं होती, क्योंकि शेप में केवल किनको गिना जाता है, आकृति में केवल सिग्मा बॉन्ड को गिना जाता है, लॉन पेयर को नहीं गिना जाता, शेप अकॉर्डिंग टू सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए कौन कौन सी स्थिति बन सकती है एक बार उनको और देख लो, फिर अपन एग्जाम्पल लेंगे। मुझे पता है कि टोटल कितने आने चाहिए, 5। 5 क्या क्या आ सकते हैं, अगर पांचों के पांचों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा, क्योंकि 5 ही भाग लेंगे, पांचों बॉन्ड सिग्मा है। या क्या हो सकता है कि 4 बॉन्ड तो सिग्मा हो और एक क्या हो, लॉन पेयर। हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक क्या स्थिति बन सकती है, ऐसा भी तो हो सकता था कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो और 2 क्या हो, लॉन पेयर। क्योंकि हमको पता संकरण में किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर को। तो यहां तो पांचों के पांचों क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो, या 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लॉन पेयर हो, तब भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। या क्या हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो और क्या हो, 2 लॉन पेयर हो, तो भी 5 ही आएगा, तो sp3d संकरण ही आएगा। ठीक है, पांचों के पांचों अगर सिग्मा बॉन्ड है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू संकरण, और अगर पांचों के पांचों बॉन्ड सिग्मा है तो जो शेप है, जो आकृति है, वो भी कैसी होगी, TBP ही होगी। इसका मतलब आप बना सकते हैं कि TBP ही होगी। ये सेंट्रल एटम होगा यहां पे, ये 3 तो ये वाले बॉन्ड, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, लेकिन यदि 4 सिग्मा आ गए और 1 लॉन पेयर आ गया तो भी 5 ही बनेंगे टोटल, मुझे पता है, क्योंकि संकरण में किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर्स को। तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, क्योंकि संकरण कौन सा होगा, sp3d, तो ज्योमेट्री तो कौन सी रहेगी, TBP। लेकिन शेप इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री बिकॉज 1 लॉन पेयर इज प्रेजेंट। क्योंकि अब पांचों के पास जो सिग्मा नहीं रहे, तो ये जो शेप होती है ये होती है के शेप, पाई शेप, या इसका एक नाम और होता है सीसॉ। क्या होती है, देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बनाएंगे ऐसे। ये सेंट्रल एटम है, एक ऊपर बॉन्ड, एक नीचे बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक क्या आ गया, लॉन पेयर आ गया। तो लॉन पेयर को आप कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे। तो ये जो शेप होती है, देखो ये यहां तो के जैसा बन रहा है ऐसे, दिस, कि भाई एक ये है और एक ऐसे जोड़ रहा है, एक ऐसे जोड़ रहा है, तो यहां तो के जैसा बन रहा है। और अगर इसको ऐसे कर दे तो ये पाई बन गया। या सीसो, सीसो क्या होता है, आप जो आपके आसपास पार्क होंगे, पार्क में होता नहीं है कि ऐसे झूला इस तरीके का, ये और एक ऐसे होता है उसके ऊपर, ऐसे करके उस पर एक तरफ दूसरा बच्चा बैठ जाता है, एक तरफ दूसरा बच्चा डिचक 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 डिचक, ऐसे होता है कि नहीं होता, इस तरीके से कि भाई ये रहा और एक ये रहा ऐसे। तो वो एक्चुअल में वो झूला जो होता है उसको सीसो बोला जाता है, कि एक बच्चा यहाँ बैठ जाए, एक बच्चा यहाँ, तो जहां वजन जिसमें ज्यादा उधर हो जाएगा, फिर उधर हो जाएगा। तो वो भी ऐसा ही होता है ना, के शेप पाई शेप जैसा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सीसो बोलते हैं। वो स्थिति कब आएगी, जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लॉन पेयर हो sp3d में, तो वो आएगा के शेप पाई शेप या सीसो। या तीसरा देखो कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लॉन पेयर हो, तो ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री जिनमें भी संकरण समान होगा उन सब में ज्योमेट्री भी कैसी होगी, समान होगी, क्योंकि ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेकिन शेप इज नॉट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो शेप के लिए हम क्या करेंगे, शेप के लिए हम क्या करेंगे, केवल सिग्मा बॉन्डों को देखेंगे। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसकी शेप हो जाती है टी शेप, टी आकार। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, जबकि 2 क्या है, लॉन पेयर। एक लॉन पेयर को मैंने इधर रख दिया, एक लॉन पेयर को मैंने इधर रख दिया, एक बॉन्ड को ऊपर लगा दिया और एक बॉन्ड को नीचे। कितने बॉन्ड हो गए, 2। कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है, लॉन पेयर है। तो एक बॉन्ड को मैंने इधर लगा दिया, ये क्या बन गया, देखना टी जैसा बन गया कि नहीं बन गया, है ऐसी तो बन गया। ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये टी शेप बन गई। ये स्थिति कब आएगी, कब आएगी ये स्थिति, जब
3 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। तो इसको भी आप लोग लिख लो, फिर अपन एक एक करके एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, लिखो इसको एक बार, लिख लो, लिख लिया। ठीक है, इसको ऐसे ही छाप लो, फिर अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके, ये आप काम आएंगे हमारे। देखो देखो, मैं एक दो एग्जाम्पल पूरे खोल के बताऊंगा, फिर मैं और आपको समझाऊंगा कि कैसे निकालना होता है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एग्जाम्पल देखो, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पूरा निकाल के देखते हैं। सेंट्रल एटम कौन होगा? फास्फोरस। आइडेंटिफाई कर लेंगे, यस कर लेंगे सर, जिसकी संख्या कम होती है वो सेंट्रल एटम होता है। संकरण हमेशा सेंट्रल एटम पे ही निकाला जाता है। 15 कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास? नियॉन 10 क्या 3s2 3p3। 3s2 को आप कैसे लिखेंगे? एक ऐसा ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 1 2 3। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक आगे क्या खाली पड़ा है? इसके आगे 3d खाली पड़ा है, 3d 0। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 1 2 3 4। निकाल के दिखा रहे हैं कैसे आएगा, है ना। p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। PCl5 बनाना है तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 5। फास्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3। मुझे पता है बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन भाग लेते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 होने चाहिए। ये इसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को हिंदी में बोलते हैं आद्य अवस्था। जब Cl इसकी ओर आकर्षित होंगे तो आकर्षण, कभी भी कोई चीज किसी की ओर आकर्षित होती है तो एनर्जी क्या होती है? उत्सर्जित होती है। वो उत्सर्जित एनर्जी इस S को, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देगी और कहां पहुंचा देगी? D में। किसमें पहुंचा देगी? 3d में। तो S में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? 1। P में कितने हैं ऑलरेडी? 3। और D में कितना आएगा? 1 2 3 4। D में भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसमें? 3d में। P में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3। और 1 में भी, S में भी कितना रह जाएगा? 1। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे, ये इसकी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, और ये ग्राउंड स्टेट। 5 Cl जोड़ने, इसीलिए इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा आउटर सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। 1 Cl यहां बॉन्ड बना लेगा, 1 Cl यहां, 1 Cl यहां, 1 Cl यहां और 1 Cl यहां। कोई भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा। कितने एस ने पार्टिसिपेट किया? 1 एस ने। कितने पी ने पार्टिसिपेट किया? 3 ने। और 1 किसने पार्टिसिपेट किया? डी ने। इसीलिए कौन सा संकरण होगा? sp3d संकरण होगा। sp3d संकरण होगा तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? हम जान चुके हैं, TVP। और शेप क्या होगी? दोनों को लिखना होगा हमको। आप बोलेंगे साहब शेप वही होगी जो ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि जितने सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो जब सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वही क्या होती है? शेप होती है। इसीलिए क्या होगी? TVP। TVP को हम बना सकते हैं, यस। PCl5 में फास्फोरस सेंट्रल एटम है, यहां कौन है? फास्फोरस है। ठीक है, 3 बॉन्ड तो कैसे हैं? ये वाले 3 Cl जोड़ दो। और 2 बॉन्ड कैसे होंगे? लंबे, जिनको अपन क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। दिस यहां पे भी क्या जोड़ दो? Cl और C। ठीक है, यही क्या होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। एक पिरामिड तो ऐसे बन गया और एक पिरामिड ऐसे बन गया। कभी भी आपने देखा होगा कि जब हम PCl5 को हीट करते हैं, PCl5 को जैसे ही थोड़ा सा हीट किया जाता है, ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? PCl3 प्लस Cl2 में। इसका रीजन है क्यों? क्योंकि PCl5 में जो 5 Cl हैं वो सेम प्रकार के हैं क्या? आप बोलेंगे साहब नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 Cl हैं वो किस बॉन्डों पे प्रेजेंट हैं? एक्सियल बॉन्डों पे। और एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं? लंबे। और जो लंबा होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक तो ऊपर वाला एक्सियल और एक नीचे वाला। क्योंकि लंबे बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि छोटे को? छोटा चौक या बड़ा चौक? लंबा चौक, तो वो टूट जाएगा। तो ये दोनों जो एक्सियल बॉन्ड है कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, पटाख से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी पाकर ही। इसीलिए PCl5 को जब हीट किया जाता है तो किसमें टूट जाता है? PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। इसका रीजन क्या है आप लोग अब बता सकते हैं किसी को भी कि साहब इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, या
अक्षीय और भूमध्य रेखीय, तो अक्षीय बंध जो होते हैं वो लंबे होते हैं तो वो टूट जाते हैं, इसीलिए PCl5 जो है वो PCl3 + Cl2 के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना देंगे और इसको बना दो, फिर मैं और एग्जाम्पल कराता हूँ। बनाओ इसको ऐसे कैसे एग्जाम्पल, एग्जाम में बना के आना पड़ेगा क्योंकि आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा संकरण कैसा है। अब मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल कराऊंगा, बनाओ इसको। लिखा आपने? ठीक है, अब मैं और एग्जाम्पल कराता हूँ, उनको मैं डायरेक्ट बताऊंगा आप लोगों के लिए, या आप पूरा लेके आएंगे एग्जाम में डायरेक्ट कैसे निकालें। ठीक है, चलिए बढ़िया एग्जाम्पल था ये, sp3d का और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं बात करूं SF4 की, SF4 की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको डायरेक्ट संकरण इसमें निकाल के दिखाऊंगा, वो आप भी जानते हैं, आप भी निकाल सकते हैं कैसे। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? सल्फर, जिसकी संख्या कम होती है वो सेंट्रल एटम है। अगर उसे नहीं निकाल पा रहे तो फिर उसका साइज देखेंगे, साइज किसका बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, मैं पहले भी बता चुका हूं। सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। सल्फर कितनी रोटी खाता है? 6, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है। ओम सपना से तेरी पूजा, और ऑक्सीजन फैमिली कितनी है? 16वें नंबर की फैमिली, P ब्लॉक में। तो जो 16वें नंबर का जो लास्ट अक्षर है 6, उसके आउटर सेल में उतने इलेक्ट्रॉन। वैसे भी देख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। उससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है? नियॉन, तो वो इनर सेल, उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन है, नियॉन आती है 10 पे और वो सल्फर 16 पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आउटर सेल के। इसका मतलब इसके ऊपर कितनी बिंदी आएंगी? डायरेक्ट निकालने का तरीका, 6 बिंदी आएंगी। मतलब इसका आउटर सेल में, बिंदी का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 4। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, 1 सल्फर का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, 1 सल्फर का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, 1 सल्फर का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का। कितने इलेक्ट्रॉन इसके काम आ गए? 4। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म क्या कहलाता है? Lp, लॉन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। टोटल अगर हम बात करें इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आए? आप बोलेंगे साहब 4 तो सिग्मा बॉन्ड आए और 1 क्या आया? Lp। टोटल कितने बने संगृत कक्षक? 5, और अगर 5 बनेंगे तो क्या होगा? sp3d, sp3d ही हुआ। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो आप बोलेंगे साहब ज्योमेट्री हमेशा जिनमें भी sp3d संकरण होगा उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? TBP। इसका मतलब जिनमें संकरण समान होता है उनकी ज्योमेट्री हमेशा समान होती है, क्योंकि ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन क्या शेप इसकी TBP होगी? आप बोलेंगे साहब नहीं। अभी अभी आपने बताया कि जिनमें सारे के सारे बॉन्ड अगर सिग्मा होते तो क्या होती? TBP होती। लेकिन इसमें 1 क्या आ गया? लॉन पेयर, और 4 क्या है? सिग्मा। और अभी मैंने बताया था कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लॉन पेयर हो तो उसकी शेप कैसी होती है? K शेप या पाई शेप, जिसको अपन ने क्या बोला था? एक सीसॉ। तो K शेप या पाई शेप बना देंगे, बना के दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। कैसे बनाएंगे? TBP का जो आउटर डायग्राम है वो बनाइए, बना देंगे। सल्फर सेंट्रल एटम है, 1 बॉन्ड ऊपर, 1 बॉन्ड नीचे। ठीक है, कितने लॉन पेयर हैं? 1 लॉन पेयर को मैंने यहां रख दिया। ठीक है, 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड लगा दिए। 1 फ्लोरीन यहां पर, 1 फ्लोरीन यहां पर, 1 फ्लोरीन यहां पर और 1 फ्लोरीन यहां पर। ये शेप क्या कहलाएगी? सीसॉ या K शेप या पाई शेप। K शेप जैसा बन गया ना, देखो ये और एक ये और एक लॉन पेयर, तो लॉन पेयर को आकृति में काउंट नहीं करते, इसीलिए शेप क्या होगी? K शेप या पाई शेप। ठीक है, इसको बनाओ, फिर मैं और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए करवाता हूँ। बनाओ इसको, SF4 को बनाया। अब देखो अगला एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, कितने भी एग्जाम्पल कर लो। कॉन्सेप्ट ClF3, सेंट्रल एटम कौन होगा? Cl या F? Cl, क्योंकि संख्या 1 है और संख्या से नहीं पता चला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। तो वैसे भी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है विद्युत ऋणता। सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम पे संकरण निकालते हैं, निकाल के देखते हैं। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7। 17वें वर्ग का एलिमेंट है। वैसे भी परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का, क्या नियॉन आंतरिक कोष, तो उसके अलावा 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी 17वें वर्ग के होते हैं हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सॉरी, कभी कभी मैं क्या भावनाओं में बह जाता हूँ, समझ जाया करो, कोई बात।
कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटर सेल में? 7, मतलब इसके ऊपर कितनी बिंदी आएंगी? 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। कितने F जोड़ने हैं हमको? 3। और F किस बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से। एक F इधर, तीन इलेक्ट्रॉन इसके साथ इन्हें शेयर कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 7 आते हैं, तो 3 शेयर कर लिए तो कितने बढ़ गए? 4। और 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाता है? 1 लोन पेयर। और 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाता है? 1 लोन पेयर। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो आप बोलेंगे साहब 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है? एलपी। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 एलपी है तो टोटल कितने हुए? 5। और 5 होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d। अगर sp3d होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? आप बोलेंगे साहब ज्योमेट्री तो tbp ही होगी, क्योंकि जिनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा उनकी ज्योमेट्री हमेशा tbp ही होगी। लेकिन अगर शेप की अगर बात आती है तो शेप अकॉर्डिंग टू सिग्मा बॉन्ड। और मैंने बताया था, अभी पहले लिखा है, पन्ना पलट के देखो अगर आपने नोट्स में लिखा है तो, कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो तो शेप कैसी होगी? टी शेप। कैसी होगी? टी आकार। बना के दिखा देते हैं। स्केलेटन बनाओ उसका, बाह्य कंकाल, एक बॉन्ड ऐसे, सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। ऊपर किसको जोड़ दो? फ्लोरीन को। और नीचे भी किसको जोड़ दो? फ्लोरीन को। कितना फ्लोरीन बच गया? एक फ्लोरीन को रख दो यहां पे। ठीक है, कितने लोन पेयर हैं? 2। एक को यहां पे रख दो और एक को यहां पे रख दो। क्या बन गई? टी शेप। देखो टी आकारी तो बन गई कि नहीं बन गई? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है यहां पे कि सर आपने इन फ्लोरीनों को यहां क्यों नहीं रखा? तीनों को ही आपने पहले यहां क्यों रखे? पहले आपने एक्सियल बॉन्ड भरे, उसके बाद आपने फ्लोरीन को यहां रखा। आप ये भी तो कह सकते थे, या सर आप ये भी तो कर सकते थे कि आप तीनों फ्लोरीन को ट्राइगोनल पे ही रख देते। वेरी गुड, लॉजिक क्वेश्चन है। इसका रीजन क्या है? आपको क्या याद रखना है? रीजन भी बताऊंगा साथ में, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अधिक विद्युत ऋणी जो है, उसको पहले आपको एक्सियल बॉन्डों पे रखना है। उसके बाद अगर जगह खत्म हो जाती है कि दो होंगे तो वो एक्सियल पे आ जाएंगे, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड या अक्षीय बंध कितने हैं? 2 हैं। उनके अलावा अगर आएंगे तो फिर आपको किसमें रखने हैं? इक्वेटोरियल पे। इसका रीजन क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घनत्व बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित। अब अगर बॉन्ड छोटे होंगे, तो ज्यादा आकर्षित करेंगे, तो संरचना में क्या उत्पन्न हो जाएगी? विकृति। क्योंकि जहां पे भी तनाव लगता है, जहां पे भी तनाव होता है, वहां स्थिति नॉर्मल नहीं रहती है। तो तनाव कहां कम लगेगा? जब 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, ज्यादा खींचतान हो रही है, तो उनको क्या कर दो? उनकी डिस्टेंस को क्या कर दो? बढ़ा दो। यही रीजन है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनको एक्सियल बॉन्डों पे रखा जाता है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं? अक्षीय बंध लंबे होते हैं, तो ये जो आकर्षण लगाएंगे इलेक्ट्रॉनों पे, जो भी इस पे त्रिविम बात, जो भी खींचेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, संरचना में विकृति लाएंगे, तो वो ज्यादा लाएंगे कि कम लाएंगे? कम लाएंगे, क्योंकि बॉन्ड कैसे हैं? लंबे हैं। तो उनका जो प्रभाव होगा अधिक विद्युत ऋणी तत्वों का, वो कैसा होगा? कम होगा। लेकिन अगर बशर्ते में इनको यहां रखते तो बॉन्ड छोटे होते तो ज्यादा प्रभाव लगता है, तो संरचना में विकृति उत्पन्न होती। इसीलिए पहले प्राथमिकता अधिक विद्युत ऋणी तत्वों को रखने के लिए कहां देते हैं? एक्सियल पे। अगर 2 के अलावा वो तीसरा है तब आप किस पे रखेंगे? इक्वेटोरियल पे। यही कारण है कि पहले हमने अक्षीय बंधों पे रखा और उसके बाद इक्वेटोरियल ने किस पे रखा? भूमध्य रेखीय बंधों पे रखा। ठीक है, तो इसीलिए ये संरचना करें। और एग्जाम्पल देखो sp3d का। sp3d इज द मोस्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, जितनी भी हाइब्रिडाइज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और टिपिकल क्वेश्चन देखो, मैं बोलूं I3- संकरण बताइए सेंट्रल एटम पे। आप बोलेंगे सब I3- में कैसे बताएंगे? I3- में 3 I है, 3 I है, तो एक इसमें से I कौन होगा? सेंट्रल। उसके साथ कितने I जोड़ रहे होंगे? 2 I और जोड़ रहे होंगे I3- कोशिश करते हैं बताने की। देखो कि जो बीच वाला एक सेंट्रल एटम I है, I का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब एक ही किसके हैं? एक ही वर्ग के हैं। तो जब क्लोरीन का आउटर सेल में 7 आएंगे तो आयोडीन के में भी 7 ही आएंगे, क्योंकि ये भी पी ब्लॉक में 17वें वर्ग का है, तो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 17वें वर्ग का लास्ट अक्षर याद रखें। ठीक है, निकाल के भी देखें तब भी 7 आएंगे। तो 7, 2 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7। इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और है क्या? नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैसे तो 7 आएंगे, तो 2 तो इन आयोडीन के साथ शेयर कर लेगा, 7 में से तो कितने बटेंगे?
2 अगर शेयर कर लेगा तो 5, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज और आया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां जुड़ता है तो कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, तो 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा इसके पास, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो 2 तो इसने 2 आयोडीन के साथ शेयर कर ली, क्योंकि 3 आयोडीन है, एक को सेंट्रल मान लेंगे, तो उसके अलावा कितने बच गए, 6, क्योंकि टोटल 7 होते हैं वैसे सेंट्रल एटम पे आयोडीन पे, लेकिन एक नेगेटिव आया तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 2 तो इसने साझा कर लिए, तो कितने आ गए, 6। सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करूं तो कितने हैं, 2, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉनों का 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉनों का 1 लोन पेयर। इसका मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और प्लस कितने लोन पेयर हैं, आप बोलेंगे साहब 3 लोन पेयर हैं। दोनों का योग मिला के देखना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है मेरे भाइयों, 5। 3 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 5 आ रहा है, तो 5 आएगा तो हमेशा कौन सा संकरण होगा, sp3, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3d। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें कैसी होगी, टीबीपी, क्योंकि जिनमें भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टीबीपी। क्या सेफ टीबीपी होगी, नहीं, टीबीपी नहीं होगी, क्योंकि सेफ में केवल किसको गिनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और केवल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब बना के देखते हैं, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, साइड एटम भी कौन है, आयोडीन। कितने आयोडीन है, 2। मैंने बोला जो भी एटम है उनको मोलर, जो भी हेलोजन है उनको पहले कहां रखो, एक्सियल बॉन्डों पे, एक को यहां रख दिया और एक को यहां रख दिया। 3 क्या है, लोन पेयर, तो एक को इस यहां रख दिया, जो भी ट्राइगोनल उन तीनों ट्राइगोनलों पे, एक को यहां रख दिया और एक को यहां रख दिया, दिख रहा है आपको, यस। और एक आई को यहां रख दिया और एक आई को नीचे, बीच में भी आई है, क्योंकि सेंट्रल एटम भी कौन है, आई है। तो I3 माइनस में जो सेंट्रल एटम आई होगा उस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। ज्योमेट्री कौन सी होगी, टीबीपी। लेकिन अगर आपको शेप दिख रही हो तो केवल सिग्मा बॉन्ड आमने सामने दिख रहे हैं सीधे, कैसी होगी, लीनियर, रेखीय, कैसी होगी, लीनियर शेप होगी। इसका मतलब अगर पांचों के पांचों सिग्मा होते हैं जब, तो जो शेप होगी वही कौन होगी, जो ज्योमेट्री होगी वही शेप। लेकिन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है तो कैसी होगी, के शेप, पाई शेप या सीसॉ। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है तो शेप कैसी हो जाएगी, टी शेप। एग्जांपल हमने बताया था ClF3। I3 माइनस, इसका मतलब 2 सिग्मा और 3 क्या है, लोन पेयर है, तो कैसी शेप हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। जो एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एटम उनको पहले किसमें प्राथमिकता देनी है, एक्सियल बॉन्डों पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा आकर्षण लगाते हैं, तो संरचना में विकृति कम आए, लंबे बॉन्ड होने की वजह से, इसलिए उनको आपको केवल इतना याद रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनको आपको पहले कहां रखना है, एक्सियल पे। अगर ऐसी कई स्थिति आ जाए कि एक से अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, तो जिसकी विद्युतता ज्यादा होती है पहले उसको अक्षीय पे रखेंगे, उसके बाद उससे कम। जैसे ऐसे आ जाता कि Cl और F भी होता, Br भी होता, I भी होता, और Cl पे संकरण निकाल रहे होते हम, तो फिर हम किसको रखते पहले, एक्सियल पे। तो हम सबसे पहले उसको रखते जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा प्रभावित करेगा, तो उसको एक्सियल पे रखते। तो पहले फ्लोरीन को प्राथमिकता देते, फिर ब्रोमीन को, और फिर किसको, आयोडीन पे, अगर हम Cl पे संकरण निकाल रहे हैं तो। जो अगर ऐसी स्थिति है, और अगर सेम प्रकार के हैं तो पहले एक्सियलों को भरो और उसके बाद फिर इक्वेटोरियल पे। रीजन क्या है मैं आपको अच्छे से बता चुका। इसको ऐसे के ऐसे ही छाप लें, ये चीजें बहुत ही आपके काम की हैं एग्जाम के हिसाब से। आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षा, जो बच्चे तैयारी करके आए हैं फाउंडेशन वगैरह, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इंपॉर्टेंस पता है क्या है, कितने क्वेश्चन यहाँ से नीट में और IIT में कितने क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं और हर साल होते हैं। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी BSc तो होगी, आपका बेसिक, और आप जब आगे चलकर जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं वहां पर भी आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है, आई शपथ, ठीक है। इसको लिखो, फिर अपन बात करते हैं आगे के संकरण के बारे में। लिखो, इसको लिख लो, कतई छाप लो बिल्कुल पूरा। चलिए, तो लिख लिया, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना। जो बचे संकरण हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन, उनको हम अगले लेक्चर में काउंट करेंगे, अगले लेक्चर में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। sp3d के बारे में कोई भी जानकारी आपके लिए नहीं छूटी है, तो अच्छे से देखिए ऐसे ही, और कमेंट जरूर किया करो, लाइक किया करो। अगर आप चाहते हैं अच्छे अच्छे वीडियो आए, सर हमको अच्छी अच्छी नॉलेज दें, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है। आई होप आप मतलब मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। तो आप कमेंट करें, लाइक जरूर करें, और जहां पे भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी टेलीग्राम, उस सब जगह इसको शेयर करें। क्योंकि बच्चों को अगर अच्छी, क्योंकि इसमें हम कोई वो नहीं मांग रहे हैं, जो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप जो नॉलेज लेना चाहेंगे वो और बच्चों को भी मिले। आप भी चाहेंगे कि और भी लोग सीखें सर से, जो भी सीखना चाहते हैं। तो आप जो भी आपका जहां पे भी आप यूज करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म, वहां इसको शेयर करें। लाइक जरूर करना है, कमेंट मुझे नहीं पता, आप मुझे इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक चाहिए। अब आप कैसे लाएंगे, कहां शेयर करेंगे, अगला जो लेक्चर आएगा वो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होने वाला है। तो ऐसे ही देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।